थ्योरीज ऑफ वेजेस। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वीडियोस के कमेंट में ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया था। आई नो थोड़ा सा लेट आई है, लेकिन फाइनली आ गई है वीडियो इस टॉपिक पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ वेजेस। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि वेजेस का मतलब क्या होता है, और मीनिंग डिस्कस करेंगे लिखने वाली टर्म में कि मीनिंग क्या होता है वेजेस का, सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, कितने तरीके के वेजेस हो सकते हैं, और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ वेजेस क्या क्या होती हैं। तो इसमें हम 6 थ्योरीज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ईजी टॉपिक है। मस्त एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आपने बाहर देखा होगा, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, ईंट ढोने वाले होते हैं, मिस्त्री होते हैं, है ना, कोई सामान वगैरह लोड करने वाले होते हैं, है ना। वो सारे क्या करते हैं, वो सारे मजदूरी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में होता होगा ऐसा, जैसे कि पिक्चर में दिखा रहे हैं। उसके बाद उनकी मजदूरी के बदले जो उनको पैसे मिलते हैं, जैसे कि पूरे दिन उन्होंने मजदूरी की और दिन के एंड में जो भी उनका जो डिसाइडेड जो भी पैसे रहते हैं उसी को बोलते हैं, उसी पैसे को, जो पैसे दे रहे हैं उसको, उसी को बोला जाता है वेज। ठीक है, और वेज को हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। ओके, तो जो भी मजदूर होता है उनको उनके काम के बदले जो भी चीज़ दी जा रही है उसको वेज या मजदूरी बोला जाता है। तो अभी आप सोचोगे कि सैलरी भी तो सेम ही होता है, फिर यार बंदा काम कर रहा है, उसको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, तो उसको सैलरी क्यों नहीं बोलते हैं। तो सैलरी और वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सैलरी जो होती है वो मोस्टली फिक्स्ड होती है, रोज़ चेंज नहीं होती है आपकी सैलरी। सैलरी हमेशा स्किल्ड पर्सोनल को दी जाती है या स्किल्ड किसी बंदे को दी जाती है। किसी आपके पास कोई स्किल है, आपके स्किल के बेसिस पे आपकी कोई जॉब लगी है, उस जॉब के बदले आपको सैलरी पे की जा रही है। और सैलरी जो होती है वो मंथली पे की जाती है। वैसे डिसाइडेड आजकल सीटीसी एनुअली हो रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट मिल रही है आपको मंथली मिल रही है। और सैलरी हमेशा एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है। किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है, उनको जो भी पेमेंट होती है उसको सैलरी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड वेजेस हमेशा वेरिएबल होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं डे टू डे, और हम आगे देखेंगे कि किस बेसिस पे ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लो कि वेज जो है वो चेंज हो सकता है, सैलरी की तरह फिक्स नहीं होता है। और ये हमेशा सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सोनल को दी जाती है। अब स्किल्स तो सब में होती है, लेकिन अगर आप श्रमिक हैं, आप अपने मतलब कि शरीर को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना, जैसे कि ये लेबर वगैरह हो गई, ये ईंट ढो रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो उनको वेज मिलता है। और ये डेली या आर्ली बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं होता है कि मंथली पेमेंट हो रही है। जैसे कि पूरे दिन किसी लेबर ने काम किया तो दिन के एंड में उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो उसका वेज होता है, या 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, वो उसको वेज मिलता है। ठीक है, और ये हमेशा लेबर को पे किया जाता है, जो भी मतलब काम कर रहा है उसको लेबर बोला जाता है, उसको एम्प्लॉय नहीं बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सैलरी और वेजेस में। अभी लिखने वाली टर्म में देखा जाए तो क्या होता है वेजेस, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। Wages is termed as a compensation that is given on the basis of the amount of work done and the hours spent in doing that। समझ गई बात, कि वेजेस ऐसा ही कंपनसेशन होता है जो कुछ भी काम हो रहा है या उस काम पे कितने घंटे लगाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे किया जाता है। वेजेस आर वेरिएबल एंड डू वेरी विद डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। वेजेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और डे टू डे चेंज हो सकते हैं या फंक्शनिंग के बेसिस पे चेंज हो सकते हैं, जो भी श्रमिक काम कर रहा है, जो भी मजदूर काम कर रहा है उसके बेसिस पे। Wages are given to labor who are engaged in manufacturing processes and get the compensation on a daily basis। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकता है या कुछ ना कुछ बनाने का काम हो रहा है, अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको वेज दिया जाता है, अगर उसमें कोई लेबर इन्वॉल्व है तो। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका आज का इतना था, कल का इतना था, ऐसे डेली बेसिस पे होता है डिसाइड। An individual is paid for his presence, not for his absence। That is, in case of person do not come for the work, he will not be paid for that day। ऐसा सैलरी में देखा जाता है। सैलरी में क्या होता है ना, कि अगर आप छुट्टी भी कर लोगे तो भी आपको वो सैलरी मिल जाती है, पेड लीव्स कुछ होती हैं सैलरी में। लेकिन वेज में ऐसा नहीं होता। अगर आप उस दिन काम कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो भाई किस बात के पैसे, है ना। तो यही होता है वेजेस। अभी आपको वेजेस का मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी देख लेते हैं कितने तरीके के वेजेस हो सकते हैं।
यहाँ पे कुछ हम 7 तरीके डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला होता है मिनिमम वेजेस। अब जो मिनिमम वेज होता है वो किसी भी कंट्री के या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस या बिजनेस कंपनीज से कंसल्ट करके कि मिनिमम वेज कितना रखना है। मिनिमम वेज बोलते किसे हैं? मिनिमम वेज ऐसा लोएस्ट वेज होता है जिसके नीचे कोई भी आप काम नहीं करवा सकते किसी से, उतना तो आपको देना ही देना है। और वो डिसाइड होता है इसलिए कि वर्कर अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाए, ठीक है, उसको नेसेसरी होता है अपनी फैमिली के लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह के लिए मिनिमम वेज डिसाइड किया जाता है। उससे ऊपर ले सकते हो, लेकिन अगर उससे नीचे आप किसी वर्कर को काम करा रहे हो तो वो लीगल नहीं माना जाता है, तो इसलिए मिनिमम वेज होता है। सेकंड होता है पीस वेजेस। पीस वेजेस वो वेजेस होते हैं कि जो भी काम कर रहा है ना बंदा, उसके काम के बेसिस पे उसको दिया जा रहा है। कि आपको बोल दिया आपको 100 यूनिट बनानी है या 100 कोई भी माल अनलोड कराना है, मान लो, ठीक है, कोई इन्वेंट्री आई आपकी, उसको अनलोड कराना है। आपने बोला अगर 100 बॉक्सेस आपने यहाँ से उठा के वहाँ रख दिए तो आपको हर एक बॉक्स के ऊपर 5 रुपये या हर एक बॉक्स के ऊपर 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो उसने 100 कर दिए तो एट द एंड ऑफ द डे उसको 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पीस वेज कि जो भी काम कर रहा है ना उसके बेसिस पे उसको वेज मिलना चाहिए। उसके बाद आता है टाइम वेज। टाइम वेज हो गया जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने किसी को मजदूरी कराई। जैसे मान लो आप बाहर गए, जैसे लेबर चौक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। लेबर चौक गए, आपने किसी लेबर को बोला कि भाई 8 घंटे का काम है, तो जो भी है 800 रुपये एक दिन के या जो भी 500 रुपये एक दिन के, जितना भी चल रहा होगा वेज, उसके हिसाब से आप उसको ले आओगे। और 8 घंटे जो भी मजदूरी वगैरह होती है, अगर आपका मकान बन रहा है तो ईंटा ढुआओ, बालू ढुआओ, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी कराओ, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग दी जा रही है उनको पैसे। फोर्थ होता है कैश वेजेस। कैश वेजेस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी वेज कैश में पे किया जाए उसको कैश वेजेस बोलते हैं। उसके बाद आता है वेजेस इन काइंड। अगर कैश के अलावा किसी चीज़ में पेमेंट हो रही है, जैसे कि मान लो किसी गुड्स के बदले किसी से काम कराया जा रहा है, जैसे कि गांव वगैरह में देखा जाता है कि लेबर वगैरह हायर करते हैं ना, तो उनको ऐसे 10 किलो चावल दे दिया, ऐसे मतलब कैश के अलावा जितनी भी डील्स हो रही है ना, उसको बोला जाता है वेजेस इन काइंड। सिक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। जैसे कि मान लो आपने किसी मिस्त्री को हायर किया, तो मिस्त्री को आपने बोला कि भाई ये काम है। मिस्त्री ने पहले दिन आके बोला कि भाई मैं डेली के हिसाब से पैसे नहीं लूँगा, ये पूरा काम मैं आपको करके दे दूंगा और इस पूरे काम का मैं 8,000 रुपये लूँगा या 6,000 रुपये लूँगा। तो वो ठेका ले रहा है, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं ठेका लेना किसी भी काम का। ऑलराइट। तो वो दिहाड़ी पे काम नहीं कर रहा है, रोज़ के आके पैसे नहीं ले रहा है, उसने टोटल आपको बता दिया। अब उसके ऊपर है कि कितने दिन में वो काम खत्म करता है। तो उसको आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक ठेका दे दिया, उस ठेके के वो खत्म करेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, जो भी पैसे होंगे। सेवन्थ होता है ओवर टाइम वेजेस। अब कोई भी जो मजदूर काम कर रहा है, अगर वो जितना टाइम डिसाइड हुआ था उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो आपको ओवर टाइम वेजेस देने पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। ओवर टाइम वेजेस अभी जो चल रहा है वो है 40 घंटे। अगर एक हफ्ते में किसी मजदूर से आप 40 घंटे से ज़्यादा काम करा रहे हो तो आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा उस मजदूर को, ठीक है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ वेजेस। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात है थ्योरीज ऑफ वेजेस, कि कितने तरीके की थ्योरीज हो सकती हैं वेजेस की। इसको दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ, थ्योरीज ऑफ वेजेस कुछ नहीं होता है। ये एक मतलब ऐसी थ्योरी दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो, जिसके ज़रिए जो वेज है वो डिसाइड होता है। अब वेज डिसाइड करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो किस बेसिस पे वेज डिसाइड होगा, क्या क्या फैक्टर्स को हम देखेंगे वेज डिसाइड करते टाइम, ये सारा थ्योरीज ऑफ वेजेस में आता है। तो यहाँ पे कुछ 6 थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्सिस्टेंस थ्योरी, वेज फंड थ्योरी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड बार्गेनिंग थ्योरी, ठीक है। नाम पढ़ने में थोड़े से अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन आगे आप देखोगे कि इसका एक बार एक्सप्लेनेशन में बताने लग जाऊंगा ना, बहुत इजी थ्योरीज हैं ये सारी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी के साथ, जिसका नाम है सब्सिस्टेंस थ्योरी। अब सब्सिस्टेंस थ्योरी दी गई थी डेविड रिचार्डो के द्वारा, या डेविड रिकार्डो बोल सकते हो। डेविड रिकार्डो के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये समझ जाओ कि इस थ्योरी में था क्या। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजर बसर करना, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी के अंदर ऐसा ही कुछ आने वाला है, गुजर बसर से रिलेटेड, मतलब इतना ही दो जितनी ज़रूरत है, ऐसा कुछ। According to this theory, wages of a worker in the long run are determined at that level of wages which is just sufficient to meet the necessaries of life. This level is called the subsistence level.
ठीक है। अब ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि वर्कर्स को इतने ही वेज दो या इतने ही पैसे दो जिससे उनका गुजर बसर हो जाए, जिनसे उनकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ या नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो मिल जाए, फूड, शेल्टर, ये क्लोथिंग, ये सब वो बस कर पाए। ठीक है, उसको हम सबसिस्टेंस लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर सबसिस्टेंस लेवल से ज़्यादा वेज पे कर दिया तो, ठीक है, सबसिस्टेंस लेवल से अगर ज़्यादा वेज पे कर दिया तो पढ़ते हैं क्या होगा। इफ़ वर्कर आर पेड हायर वेजेस देन द सबसिस्टेंस लेवल, द वर्कर वुड बी बेटर ऑफ एंड दे विल हैव लार्ज फैमिलीज, हेंस द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज। When the population increases, the supply of labor would also increase and therefore wages will come down. अब देख रहे हो क्या बोल रहे हैं लोग कि अगर आपने जो डिसाइडेड वेजेस है, जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर दिया तो वो क्या करेंगे ना, अपनी फैमिली प्लानिंग करने लग जाएंगे, वो फिर भाई ऐसे बच्चे बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, है ना। और ये थ्योरी ऐसा कहती है कि अगर वो बच्चे पैदा करेंगे तो वो बच्चे भी बड़े होके लेबर ही बनेंगे, है ना, ऐसा बोलती है। तो क्या होगा, लेबर की पॉपुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी, और जो अगर ज़्यादा दे रहे हो अगर आप सब्सिस्टेंस लेवल से, तो दोबारा से वो घटकर वहीं पे आ जाएगा जो डिसाइडेड सब्सिस्टेंस लेवल है वेज का, है ना। तो इसलिए ये बोलती है कि ज़्यादा भी मत दो, उससे कम भी मत दो। अब कम वाला पढ़ते हैं कि अगर जो सब्सिस्टेंस लेवल डिसाइड किया गया है वेज का उससे कम देंगे तो क्या होगा। इफ़ वेजेस आर लोअर देन द सब्सिस्टेंस लेवल, देयर वुड बी अ रिडक्शन इन पॉपुलेशन एंड देयर बाय द सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स एंड वेजेस इंक्रीजेज टू द सब्सिस्टेंस लेवल। अब ये कह रही है अगर कम भी दोगे सब्सिस्टेंस लेवल से तभी भी क्या होगा ना कि वो फैमिली प्लानिंग कम करेंगे, कम बच्चे करेंगे, या मतलब जो भी चीज़ें होंगी, और फ्यूचर में लेबर की जो है शॉर्टेज हो सकती है। अब लेबर की शॉर्टेज होगी, अगर सप्लाई कम है तो अपने आप जो वेजेस होंगे वो बढ़ के सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएंगे, अगर उससे कम दे रहे हो आप तो। ठीक है, तो इसके है ना क्रिटिसिज्म बहुत सारे आए थे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि भाई सप्लाई ऑफ लेबर पे ही ध्यान दिया जा रहा है कि मार्केट में कितने लेबर उपलब्ध हैं, कितने फ्यूचर में आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले, इन सब चीज़ों पे। ऑलराइट, और एक डार्क पिक्चर ऑफ सोसाइटी को प्रेजेंट करता है ये। क्यों करता है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से अगर लेबर का बच्चा है तो वो आगे जाके लेबर ही बनेगा। अगर लेबर ने 2 बच्चे पैदा किए तो आगे जाके 2 लेबर की सप्लाई आने वाली है मार्केट में, जो कि अच्छी बात नहीं है बोलना। आप नहीं कह सकते कि लेबर का बच्चा लेबर ही बनेगा। और ये जो थ्योरी है लॉन्ग रन का सोचती है कि आने वाले टाइम में उनके बच्चे होंगे तो वो लेबर बनेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो लॉन्ग रन है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है देखने में, है ना। तो ये सारे क्रिटिसिज्म आए थे इसके। तो सबसिस्टेंस थ्योरी यही कहती है कि एक सबसिस्टेंट लेवल जिससे उनका गुजर बसर हो जाए उतने ही पैसे दो उसको, उससे ज़्यादा दोगे तो वो फैमिली प्लानिंग करेंगे और लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर दोबारा से जो वेजेस हैं वो घट के वहीं पे आ जाएंगे। उससे कम दोगे तो वो फैमिली प्लानिंग कम करेंगे और लेबर की सप्लाई क्या होगी, घटेगी, और वेजेस बढ़ के दोबारा से सबसिस्टेंस लेवल पे आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये तो थी सबसिस्टेंस थ्योरी। सेकेंड है वेज फंड थ्योरी। ये दी गई थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, JS मिल बोल सकते हो इसे। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेज फंड थ्योरी क्या है, कि वेज फंड जो है ना वो अलग से ही डिसाइड कर लिया कंपनी ने स्टार्टिंग में ही। पढ़ते हैं आइए क्या होता है। अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज केप्ट असाइड फॉर द सोल पर्पस ऑफ वेजेस एंड द डिटर्मिनेंट इज द पॉपुलेशन टू कैलकुलेट द वेजेस। समझ गए बात को, कि जब पूंजी निवेश की गई किसी भी बिजनेस में, किसी भी पैसे को इन्वेस्ट किया गया, उसमें से पहले ही डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इतने 1,000 रुपये आप लेबर्स के लिए रख लो। लेबर्स के लिए मतलब आने वाले टाइम में हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वेजेस देने पड़ेंगे, तो पहले ही इतने 1,000 रुपये, 5,000 रुपये रख लो, जितने भी वेजेस, जितने भी लेबर्स आएंगे उससे डिवाइड करके इक्वल पैसे दे देंगे सबको। दिस इज फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज वेज फंड। बिल्कुल सही बात है, जो पैसे अलग रखे हैं अपने कैपिटल से उसको हम वेज फंड बोलते हैं। वेज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वेजेस फंड एंड टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स। बिल्कुल सही बात है, जितना भी आपने पैसा अलग रखा है और जितने लेबर हैं आपके उसको डिवाइड करके इक्वल पैसा बांट दोगे आप। ये थ्योरी ये कहती है। और ये थ्योरी एक फॉर्मूला देती है कि अगर आपको वेज रेट डिसाइड करना है कि कितने पैसे दें, तो जितना आपने पैसा रख रखा है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ लेबर से, तो इक्वल अमाउंट आ जाएगा, वो सारा पकड़ा दो। An increase in wage rate is possible only by increase in wage fund or by reduction in the number of laborers। अब ऐसा बोलती है अगर वेजेस बढ़ाने हैं इन फ्यूचर, अगर अगर ज़्यादा वेज देने हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप ज़्यादा पैसे साइड रखोगे, अपने पूंजी में से ज़्यादा पैसे साइड रखोगे, या कम लेबर्स को हायर करोगे, या कम लेबर्स को यूज़ करोगे अपने जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसके अंदर। ठीक है, तो
सिंपल सा फंडा है इसमें कि पैसे अलग रख दिए लेबर्स के लिए और लेबर्स को बांट दिए इक्वल इक्वल। तो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म ये आए थे, इस थ्योरी के अगेंस्ट में बोला था लोगों ने कि लेबर की क्वालिटी और एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाई अगर लेबर कोई ज़्यादा काम भी कर रहा है कम भी काम कर रहा है, सारे लेबर्स को इक्वल अमाउंट पकड़ा दिया जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। और ट्रेड यूनियंस ने क्या बोला था कि भाई अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि इतने पैसे हैं इतने में ही काम चलाना है, तो फिर मतलब बार्गेनिंग वहाँ पे नहीं होगी। ट्रेड यूनियंस इसलिए ही होते हैं कि बार्गेन करके वो वेज रेट को बढ़ा सकें, लेकिन वहाँ पे उनका चांस ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। ऑलराइट, तो ये था वेज फंड थ्योरी। नेक्स्ट है सरप्लस वैल्यू थ्योरी। ये दी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बेसिक assumption that like other article, labor is also an article which could be purchased on payment of its price, that is wages। तो ये थ्योरी ये कहती है कि लेबर को भी एक वस्तु की तरह ही माना जाता है कि जैसे किसी वस्तु से आप मतलब पैसे दे के किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, वैसे ही लेबर को भी पैसे दे के खरीद सकते हैं। ठीक है। पैसे देने का मतलब पैसे को बोला जाता है वेजेस, अगर लेबर को खरीद रहे हो आप तो। ये बेसिक इसका अजम्पशन था। दिस पेमेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज अ सबसिस्टेंस लेवल विच इज लेस देन इन प्रोपोर्शन टू टाइम लेबर टेक्स टू प्रोड्यूस आइटम्स। अब जो भी पेमेंट की जा रही है लेबर को खरीदने के लिए या लेबर को हायर करने के लिए, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि ये पेमेंट बहुत मतलब मिनिमम अमाउंट है एक तरह से, जिनसे बस वो सबसिस्टेंट लेवल है, मतलब गुजर बसर ही कर पाएंगे, इतना ही अमाउंट है। ये उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग कि भाई लेबर कितना टाइम लगा रहा है उस काम को करने के लिए। बेसिकली टाइम देखा जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, कि टाइम और मेहनत कितनी कर रहा है वो, है ना। तो वो देखा जा रहा था कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, और जो भी है सबसिस्टेंस लेवल पे जितने भी पैसे देने हैं वो उतने दे के लेबर को खरीद लिया जा रहा है। और जो भी सरप्लस हो रहा है, अगर लेबर उस काम को मतलब बहुत मन से कर रहा है लेकिन जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो सबसिस्टेंस लेवल के ही मिल रहे हैं, तो जो भी सरप्लस होगा, जो भी लेबर एक्स्ट्रा काम कर रहा है उन कम पैसों में, वो जाएगा ओनर के पास, है ना। कार्ल मार्क्स इज वेल नोन फॉर हिज एवोकेशन इन फेवर ऑफ लेबर। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से जाना जाता था कि वो लेबर के लिए लेबर के हित में काफ़ी काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये थ्योरी लाई थी कि भाई जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल लो, आप लेबर चौक गए, आपने बोला कि हाँ भाई क्या दिहाड़ी चल रही है, 400 रुपये, चलो आ जाओ, इतना काम है मेरे घर पे, ये 10 तगाड़ी जो होता है, जो भी है वो होता है, उसमें आपको ये जो गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, ये सब ढोना है। ठीक है, अभी क्या हुआ ना कि काम आधे दिन में ही खत्म हो गया, 4 घंटे में ही काम खत्म हो गया। अब बाकी के 4 घंटे आप उस लेबर से क्या करा रहे हो? भाई घर की दीवारें पेंट करा रहे हो, या जो भी एक्स्ट्रा काम जो होते हैं आपके घर के वो करा रहे हो। लेकिन जो 400 रुपये थे आपने जो डिसाइड किए थे, वो उस काम के हिसाब से ही डिसाइड किए थे आपने, लेकिन आप लेबर को फिर भी मतलब एक्स्ट्रा काम जो भी करा रहे हो ना, वो आपका सरप्लस हो गया, जो आपके हित में जा रहा है। उतने ही पैसों में आप उसको ज़्यादा तो पे कर नहीं रहे हो उस काम के लिए, है ना। तो वो उसके हित में नहीं जा रहा है, लेबर के हित में, आपके हित में जा रहा है। आप क्या हो? ओनर हो वहाँ पे। ऑलराइट, तो इसलिए जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द लेबर इज एन आर्टिकल ऑफ कमोडिटी विच कैन बी परचेज्ड ऑन द पेमेंट ऑफ अ प्राइस। बिल्कुल सही बात है। द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम एंड एफर्ट नीडेड टू प्रोड्यूस इट। अब कोई भी आइटम आप जो भी बाजार है वहाँ पे खरीदने जा रहे हो, तो उस आइटम का प्राइस कैसे तय हुआ है? उस आइटम का प्राइस तय हुआ है कि कितना मेहनत लगा है उस आइटम को बनाने में, या कितने मतलब रॉ मटेरियल लगे हैं, क्या क्या चीज़ें लगी हैं, कितना टाइम लगा है उस आइटम को बनाने में, है ना। तो लेबर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि लेबर को जितना टाइम काम कराना है, कितनी मेहनत करानी है, उसके हिसाब से वो प्राइस क्यों नहीं तय हो रहा है? ये बोलते थे कार्ल मार्क्स। द लेबरर इज नॉट पेड इन प्रपोर्शन टू द टाइम स्पेंड एंड द सरप्लस गोज टू द मैनेजमेंट टू मीट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इनका कहना यह था कि जितना भी टाइम लेबर स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। उनको जैसे कि 400 रुपये एक दिन के मिल रहे हैं, और अगर वो काम 4 घंटे में भी ख़त्म कर दे रहे हैं तभी भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। उनसे घर के काम कराए जा रहे हैं, जो भी फालतू के काम होते हैं, या वो कराए जा रहे हैं, या एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा जो सरप्लस हो रहा है उसका, जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसमें, उसके उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो सेविंग्स हो रही है किसकी? मैनेजमेंट की या ओनर की। It states a situation where even overtime is not paid to the workers and the extra productivity is used by the owners of such industry to increase their capital.
ठीक है, जैसे कि मान लो कि ओवर टाइम अगर आपने करा दिया, जैसे 40 घंटे वाला था, उससे ज़्यादा भी अगर आप करा रहे हो तो अभी भी आप उनको दिन के 400 रुपये वाला जो हिसाब था, जो फिक्स कर दिया था आपने स्टार्टिंग में, वही दे रहे हो, है ना। तो कार्ल मार्क्स यही बोलते थे कि लेबर जितना टाइम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए। ऑलराइट, तो कुल मिला के बात यही थी, क्योंकि अगर लेबर को आप एक आइटम की तरह भी मान रहे हो, एक प्रोडक्ट या कमोडिटी की तरह भी मान रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी देखते हुए उसके पैसे डिसाइड करने चाहिए। तो वेज भी इस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है, बट आई बिलीव कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अब तक, और आप वीडियो छोड़ के चले नहीं गए हैं बोर होके। तो हाँ, आगे चलते हैं, 3 और बची हैं थ्योरीज। नेक्स्ट है रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा, ऑलराइट, या सबसे लास्ट में जो बच गया, लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं ना वो। और क्लेमेंट का मतलब होता है दावेदार। ये थ्योरी दी गई थी फ्रांसिस ए वॉकर ने, ऑलराइट। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो दी गई थी ना, जो नाम है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऑलराइट, तो रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी क्या बोलती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बचा खुचा जो दावेदार होता है वो लेबर होता है, ऐसा बोल रही है ये थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द वेजेस ऑफ अ वर्कर आर इक्वल टू द प्रोडक्ट माइनस रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। अब ये थ्योरी ये कहती है कि जो वेज डिसाइड कर रहे हैं ना हम वर्कर के लिए, वो तब डिसाइड कर रहे हैं जब जो भी आपने सेल करी है उसमें से आप जो भी ज़मीन का रेंट है, प्रॉफिट्स है, अपना प्रॉफिट मार्जिन, या जो भी कैपिटल है उसका इंटरेस्ट है, वो सारा माइनस कर दिया आपने, जितने भी खर्चे थे वो माइनस कर दिए, जितना बच गया वो सारा आप वर्कर्स के लिए रख दोगे। ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है। Walker views that once all other 3 factors are rewarded, what remains left is paid as wages to the workers. Thus, according to this theory, worker is a residual claimant. ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो बचा कुचा दावेदार है किसी भी सेल के पैसों का, वो होता है वर्कर। तो ये थ्योरी बोलती है कि पहले तो भाई सबसे पहले है ना, ज़मीन जो आपने, जिस पे आपने काम किया है, जिस पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, उसका रेंट पे कर दो, अपना प्रॉफिट निकालना है वो निकाल लो, जो भी आपने कैपिटल लगाई थी उसका इंटरेस्ट निकाल लो, उसके बाद जो बच गया तब हम लेबर को दे देंगे। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज वेजेस बाय इंक्रीजिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अगर आप मान लो वेजेस बढ़ाने हैं वर्कर्स के, तो वो तभी पॉसिबल हैं जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे लेबर्स की। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तभी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तभी आपकी ज़्यादा सेल होगी, और तभी आप ज़्यादा पैसे लेबर्स के लिए रख पाओगे, सारे खर्चे हटा के। ठीक है, तो ये थ्योरी तो ये कहती है, लेकिन इस थ्योरी के मतलब बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, बहुत गालियाँ पड़ी थी इस थ्योरी को कि भाई लेबर्स को ही क्यों लास्ट में रखा जा रहा है। ऑलराइट, दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज द एंटरप्रेन्योर इज द रेजिडुअल क्लेमेंट। क्योंकि हर बिजनेस में यही देखा जाता है कि सारे खर्चों में लेबर का भी खर्चा आना चाहिए, और जो बचा खुचा होगा वो मालिक है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसके पास जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बचा कुचे जो भी चीज़ें हैं उसका दावेदार होना चाहिए, ना कि लेबर होने चाहिए। देयर इज़ नो डिस्कशन अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ लेबर यूनियन ऑन वेज डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो जो लेबर यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन है, उनका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो भी बचा खुचा है वो दावेदार बोल देते हैं कि भाई लेबर का पैसा है वो सारा बचा खुचा। अब बचा खुचा तो बहुत कम भी हो सकता है, ऑलराइट, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इस थ्योरी को। नेक्स्ट होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और ये दी गई थी जॉन बेट्स क्लार्क के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेज इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट वर्कर, दैट इज मार्जिनल वर्कर। हिज और हर प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से वेज ऐसे डिसाइड होता है कि जितना अभी तक काम हो गया ना, जैसे कि मान लो मैं लेबर चौक गया, मैं आज के लिए एक लेबर ले आया, अब उसने क्या किया, 20 बोरी सीमेंट ढोया एक दिन में, ऑलराइट। अगले दिन जाऊंगा मैं लेबर के पास, अब मैं बोलूँगा भाई 20 बोरी से जितना ज़्यादा तू ढो सकता है ना, उसके हिसाब से मैं तेरे को पैसे दूंगा, है ना। तो जितना काम लास्ट लेबर ने कर दिया, जितनी प्रोडक्टिविटी दे दी, उससे ज़्यादा कितना काम कर रहा है तो, कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है उससे ज़्यादा, उसको उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, वेज डिसाइड करूँगा। This theory states that under the condition of perfect competition, every worker of same skill and efficiency in a given category will receive a wage equal to the value of marginal product of that type of labor. ठीक है, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब यही हो गया कि एक लेबर बढ़ाने से आपकी प्रोडक्टिविटी में कितना बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अगर आपने एक लेबर बढ़ा दिया तो वो कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या करोगे आप, वेज डिसाइड करोगे।
This theory is most practical and provides that an employer can only employ workers up to a mark where he is able to pay the wages for productivity. Thus productivity is given importance. इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उनको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं. अगर किसी लेबर को लेके आए, अगर वो लेबर अच्छा काम करके दे रहा है तो उनको उसके हिसाब से वेजेस मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले ही डिसाइड कर लिया कि भाई 400 रुपये देंगे तेरे को, अब वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है 400 रुपये ही मिल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तभी भी 400 रुपये मिल रहे हैं, काम नहीं कर रहा है तभी भी 400 रुपये मिल रहे हैं. तो वो चीज़ नहीं होती है इस थ्योरी में. इस थ्योरी में प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उनको पेमेंट की जाती है वेजेस की. This theory is applied with an assumption that all factors such as mobility of workers, perfect competition, technology are constant and labor is homogeneous. ठीक है, तो इस थ्योरी की assumption है कि ज़्यादा लेबर है, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ वर्कर कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. टेक्नोलॉजी में कोई इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है या डिमोलिश नहीं हो रही है टेक्नोलॉजी. और जो लेबर है सारे वो होमोजीनियस है, एक तरीके के लेबर हैं, किसी को ज़्यादा काम करना नहीं आता है, किसी को कम काम करना नहीं आता है. तो उनकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं या वेजेस दिए जा रहे हैं. लास्ट थ्योरी होती है हमारी बार्गेनिंग थ्योरी. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बार्गेनिंग के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, वेज डिसाइड किया जा रहा है. ये दी गई थी जॉन डेविडसन के द्वारा. The workers and the employers negotiate to determine the wages and the hours of work. ठीक है, जैसे कि मान लो कई बार होता है ना, मजदूर में क्या होता है कि आप मतलब वहाँ पे जाके नेगोशिएट करते हो कि हाँ भाई इतना काम है, इसके लिए मैं इतने पैसे क्यों दूँ तेरे को, या थोड़ा सा 1 ही घंटे का काम है तो आप 1 घंटे के लिए भी 400 रुपये नहीं दे सकते. तो वहाँ पे नेगोशिएशन चलता है. जैसे कि क्या होता है, मान लो आपने किसी रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, कूली होते हैं बहुत सारे. अब वो भी क्या है भाई, वेज अर्नर है, वो भी डे टू डे वो भी अपना कमाते हैं जितना कमाना है. अब वे कूली आया आपके पास, उन्होंने बोला कूली चाहिए, आपने बोला हाँ चाहिए. अब उसने क्या किया, जो भी सामान था वो देखा, उसके हिसाब से आपको बताया कि हाँ भाई 500 रुपये लगेंगे इसके. दो आपने क्या किया, भाई इतना हल्का सामान है, चल इसमें से ये वाला मैं उठा लूँगा, बाकी सारा तू उठा ले, तो 300 में मान जा, चल कोई बात नहीं. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है. ऑलराइट, अगर वहाँ पे और कूली अवेलेबल होंगे तो वो मान जाएगा 300 350 में. अगर और कूली अवेलेबल ही नहीं है, भाई इकलौता कूली है और सामान आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको 500 रुपये भी देने पड़ सकते हैं. ऑलराइट, तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर देखी जाती है कि आपकी बार्गेनिंग पावर या जो भी लेबर है उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है. एज पर दिस थ्योरी द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ वेज रेट इज फिक्स्ड एंड द एक्चुअल वेज रेट डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर. बिल्कुल सही बात है कि जो अपर और लोअर रेट है जो वेज का, लोअर रेट तो भाई गवर्नमेंट ही फिक्स कर देती है कि भाई अगर आप उसको कल को बोलो कि भाई 100 रुपये में चलते हैं, तो 100 रुपये तो नहीं मानेगा वो. ठीक है, लोअर वेज रेट जिसके नीचे तो वो काम करने के लिए रेडी ही नहीं होगा, और अपर वेज रेट जिसके ऊपर आप काम लेने के लिए रेडी नहीं होगे कि भाई वो 500 या वो आपके पास आए बोले कि भाई 5,000 रुपये लगेंगे इस सामान को उठाने के लिए. भाई आप तो हिल जाओगे, आप बोलोगे नहीं भाई 5,000 रुपये कैसे लगेंगे, है ना. तो वही अपर और लोअर वो जो वेज रेट होता है वो फिक्स होता है, उसके बीच में जो जितनी भी बार्गेनिंग होती है वो उसके बीच में होती है. द अपर लिमिट इज द रेट अबव विच द एम्प्लॉयर विल abstain फ्रॉम हायरिंग अ सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्कर्स, वेयर एज द लोअर लिमिट इज द रेट बिलो विच वर्कर्स रिफ्यूज टू वर्क. बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपर लिमिट तो वो होगी जिसके ऊपर तो एम्प्लॉयर ही खुद ही मना कर देगा कि हाँ भाई इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, इसके ऊपर तो मेरे को वर्कर्स नहीं चाहिए. और लोअर लिमिट वो होगी जिसके नीचे वर्कर खुद मना कर देंगे कि भाई हम काम नहीं कर सकते इतने पैसों में. ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है वेजेस, क्या डिफरेंस होता है सैलरी और वेजेस में, कितने तरीके के वेजेस होते हैं और क्या 6 थ्योरीज होती हैं वेजेस की. तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, बेझिझक लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और लाइक तो अब तक हो गई होगी वीडियो, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना, जाते जाते लाइक तो बनता है एक, और लाइक कर रहे हो तो बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.